नमस्कार, बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की झंडाबरदार है, भाषाविज्ञ हैं, पत्रकार हैं, चिंतक हैं, शोधकर्ता हैं और जिनके नाम पर हिंदी को गर्व है, इंदौर को गर्व है। आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। आप 12 साल की उम्र में जेल गए। आपके बारे में कहा जाता है कि हिंदी को आपने आगे लाए और भाषा के मुद्दे पर आपको जेल जाना पड़ा। तो 12 साल की उम्र में जेल जाना पड़ा, ये क्या बात हुई? ये बात है 1957 की, जब पंजाब में आर्य समाज का आंदोलन चल रहा था जी। हिंदी को दबाने की वहाँ कोशिश हो रही थी। तो यहाँ से सत्याग्रहियों का एक जत्था गया। रात को सभा में मैं भी गया। सभा में इतने ज़ोरदार भाषण हो रहे थे तो मुझे तुरंत ये भावना हुई कि मुझे भी सत्याग्रह में जाना चाहिए। मैं मंच पे चढ़ गया। मेरे ताऊ जी भी वहीं थे, बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने मुझे एक लपड़ लगाया और कहा, तू बच्चा है, तू क्या करेगा जाके, चल नीचे। मैं नीचे तो आ गया, लेकिन रात भर लगभग जगा रहा। सुबह मैंने अपने कपड़े बांधे और सत्याग्रहियों के साथ चुपचाप रेल में बैठ गया। किसी को पता नहीं था। मैंने अपने पिताजी को जरूर बोला था कि सत्याग्रह में मुझे जाना है, और उनका तेरे को जाना है तो तू जा। मैं अपना रेल में बैठ गया। रतलाम में जाके सत्याग्रहियों के साथ मिल गया। उन्होंने घर पे फ़ोन कर दिया मेरे कि भाई ये लड़का भी हमारे साथ आ गया है। हम दिल्ली पहुंच गए। दूसरे दिन दिल्ली आर्य समाज दीवान हॉल में ठहरे। करनाल में गए। करनाल में हमने सत्याग्रह किया। रात भर हमको थाने में रखा और फिर ले जाके पटियाला जेल में। कितने दिन जेल में रहना पड़ा आपको? जेल में मैं लगभग महीना भर रहा। बड़ी लंबी अवधि है 12 साल के बच्चे के लिए तो। जी, और बहुत ठंड थी। नवंबर का महीना था। इतनी ठंड मालवा के बच्चे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, ये मुझसे ही पूछिए तो मैं बताऊं। लेकिन क्योंकि बहुत प्राणायाम करता था और उस उम्र में मैं व्यायाम करता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था, इसलिए ठंड भी वहाँ की मैंने बर्दाश्त की। जेल में रहा। जेल में सब देश के बड़े बड़े नेता, आर्य समाजी नेता वहाँ थे। पंजाब और हरियाणा के सब नेता वहाँ थे। सारे देश भर के बड़े बड़े अखबार, उस ज़माने के नवभारत टाइम्स, वीर अर्जुन, हिंदुस्तान, दिल्ली के अखबारों ने मेरे बारे में खूब संपादकीय लिखे। सरदार प्रताप सिंह केरो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, वो भी मुझसे फ़ोन पे बात किया करते थे और मुझसे पंजाबी में बोलते थे कि मुंडे तू यहाँ किस वास्ते आया है, किस लिए आया है जेल में। वो चाहते थे कि आप जेल छोड़ दें। जी जी। आप भाषाविद हैं, इतनी भाषाएं जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रशियन, फारसी, जो बड़ी कठिन भाषा मानी जाती है। पत्रकार आप हैं, आप पूरा इल्म आपने बदल दिया। भाषा नामक संवाद एजेंसी के संस्थापक होने के नाते नवभारत टाइम्स के आप संपादक रहे। रामदेव के साथ आप एक्टिविस्ट हैं। 55 साल से कॉलम लिखना है। आप अपने आप को किस रूप में चाहेंगे कि लोग पहचाने आपको? मुझे तो लोग पहचाने एक देशभक्त के रूप में, एक अच्छे भारतीय के रूप में और एक अच्छे इंसान के रूप में। यानी देशभक्त नागरिक कहलाना इन सबसे ऊपर है, शोधकर्ता से ऊपर देशभक्त होना सबसे सर्वोच्च चीज। बिल्कुल। और पत्रकारिता तो मेरे लिए वैसे ही है जैसे कि कबीरदास के लिए जुल्हा होना था। आजीविका का एक शुद्ध साधन चाहिए। इसलिए मैंने पत्रकारिता की, और पत्रकारिता में आने के पहले यानी नवभारत टाइम्स में सह संपादक नियुक्त होने के पहले इंदौर से ही 1962 में मैंने अग्रवाही नाम की एक मासिक पत्रिका चलाई थी। उसके पहले भी मैंने धर्मयुग में खरीदा था क्या? धर्मयुग मैंने, हाँ जी हाँ, धर्मयुग और उसके साथ और 4 अन्य पत्रिकाएं, पराग, सारिका आदि, दिनमान, ये मैंने खरीदे थे। और उस ज़माने में बेनेट कोलमैन कंपनी के मालिक श्री अशोक जैन ने वे सब मुझे इसीलिए दिए थे कि इन पत्रिकाओं को वो ऐसा समझते थे कि मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से चला सकता हूँ। लेकिन उन पत्रिकाओं में एक दो को चला के देखा, बहुत घाटा हुआ, तो फिर हमें निश्चित रूप से वो बंद करना ही पड़ी। आपने अपना शोध प्रबंध जब लिखा था वो हिंदी में था, और पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदी भाषा में लिखा हुआ शोध प्रबंध जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में था उसको स्वीकार किया गया। बरसों तक आपकी चर्चा होती रही। देश में हिंदी के पहले शोध प्रबंध को लेकर विवाद हुए। इंदिरा गांधी का सपोर्ट आपको मिला, विनोबा भावे का सपोर्ट मिला, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद आपके साथ में थे, भागवत झा आजाद आपके साथ में थे,
और बहुत सारे लोगों ने आपको सहयोग दिया, संसद में हंगामे होते रहे, छागला साहब शिक्षा मंत्री थे, क्या हुआ उन दिनों? उन दिनों बात ऐसी हुई कि जब मैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ने गया, जेएनयू में, जेएनयू नहीं था तब, अच्छा, तब जेएनयू बाद में बना जी, उसके पहले वो इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज था। जी। सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए वो सबसे प्रसिद्ध संस्था थी और उसके अध्यक्ष थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, जी। जो श्रीमती इंदिरा गांधी के रिश्ते में चाचा लगते थे। उन दिनों ऐसा हुआ कि उसके छात्रावास का मुझे पहला अध्यक्ष चुना गया। तो मैंने सोचा कि छात्रावास का उद्घाटन किससे कराएं। मोरारजी देसाई उन दिनों काफ़ी चर्चा में थे और वो इंदौर आए थे, तब से उनसे मेरी अच्छी मित्रता हो गई थी। इंदौर में जो भी बड़े नेता आते थे उनसे अक्सर परिचय हो जाता था, क्योंकि यहाँ छात्र आंदोलनों का मैं नेतृत्व कर रहा था उस ज़माने में। तो मैंने मोरारजी भाई से कहा कि आप चले हमारे छात्रावास संघ का उद्घाटन करें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको अभी दिल्ली की हवा नहीं लगी क्या, हिंदी में बात करते हो, धोती कुर्ता पहनते हो। तो मैंने कहा भाई जी, मुझे तो बहुत सी भाषाएं आती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है किसी भाषा का इस्तेमाल करने से, और कपड़े पहनने से भी मेरा तो बड़ा उदारवादी दृष्टिकोण है, जो भी अच्छे कपड़े सुंदर लगते हैं वो पहन लें। ऐसी बात करते हम आ रहे थे। जब पहुँचे वहाँ पर हॉल में सभा भरी हुई थी, तो हमारे स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर एम.एस. राजन भी बैठे थे, अध्यक्षता मैं कर रहा था, मोरारजी भाई मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सबके सामने पूछा कि अब मैं किस भाषा में संबोधन करूं, ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है। मैंने कहा भाई जी हिंदी में कीजिए या गुजराती में कीजिए, आप गुजराती में बोलेंगे उसकी हिंदी मैं कर दूंगा। तो राजन साहब ने बड़ी आपत्ति की, कहा ये इंटरनेशनल स्कूल है। मैंने कहा इंडियन स्कूल है, इसका नाम है इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। मैंने कहा इंडियन स्कूल है, इसमें इंडियन भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने बड़ा विरोध किया, बोले मैं डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा आप डायरेक्टर हैं स्कूल में, जी, ये सभा है, इस सभा का अध्यक्ष मैं हूँ, जो मैं कहूँगा अनुशासन यही कि उसका पालन किया जाए। तो मैंने दृढ़तापूर्वक अपनी बात का पालन करवाया। मोरारजी भाई ने हिंदी में भाषण दिया। उसके बाद बड़ा विवाद हुआ, उस सभा में ही विवाद हुआ। दूसरे दिन सुबह मुझे डायरेक्टर ने बुला के कहा कि आपकी छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। मुझे अपने स्कूल में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी छात्रवृत्ति मिलती थी, उन्होंने बंद कर दी। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपने क्या किया। उन्होंने कुछ नहीं सुना। फिर मुझसे कहा हम आपको छात्रावास से निकाल देंगे। मैं छात्रावास का अध्यक्ष था। दूसरे दिन ये खबर सारे अखबारों में छप गई दिल्ली के। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मुझे फ़ोन किया। मेरे जो स्थानीय अभिभावक थे वो श्री भागवत झा आज़ाद थे, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के सचिव भी रहे, बाद में शिक्षा मंत्री भी बने, और पंडित प्रकाशवीर शास्त्री थे, उनके बेटे कीर्ति आज़ाद क्रिकेटर। हाँ, क्रिकेटर भी है, सांसद भी हैं। सांसद भी। तो आज़ाद साहब ने मुझसे कहा और प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे स्कूल की, तुम डटे रहो अपनी बात पर। मैं डटा रहा। तो राम मनोहर लोहिया ने, भागवत झा आज़ाद ने, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद ने, मधु लिमय ने, इन सब लोगों ने सवाल पूछा शिक्षा मंत्री से। छागला साहब शिक्षा मंत्री थे, लोकसभा में सवाल पूछा। मेरे ख्याल से वो दिन 16 मई 1966 का था। इतना हंगामा हुआ लोकसभा में कि सत्र ही स्थगित हो गया। मधु लिमय को वो मार्शल के द्वारा निकलवा के फेंकने की नौबत आ गई और लगभग 2 साल तक निरंतर विवाद चलता रहा। लगभग सभी दलों ने मेरा समर्थन किया। चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, दीनदयाल जी, राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, हिरेन मुखर्जी कम्युनिस्ट पार्टी के, किसने मेरा समर्थन नहीं किया। पीएसपी के भी जितने लोग थे वहाँ, सब ने मेरा समर्थन किया। फिर इंदिरा जी ने पहल करके अपने चचा प्रोफेसर कुंजरू को समझाया कि आप मान जाइए, पूरी संसद इस लड़के के पक्ष में है, और खूब अखबारों में छपता था उन दिनों मेरे बारे में। कुंजरू साहब नहीं माने। तो इंदिरा जी ने उन दिनों 12 लाख रुपए साल की जो अनुदान राशि थी उस पर रोक लगा दी। उसके रोक लगते ही उस स्कूल के हाथ पांव फूल गए। उसने अपने संविधान में संशोधन किया और माना कि कोई भी छात्र भारतीय भाषा के माध्यम से पीएचडी का शोध प्रबंध दे सकता है। हिंदी नहीं, भारतीय भाषा थी। हाँ। कोई अपनी मातृभाषा बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, किसी भी भाषा में। मैंने सारी भारतीय भाषाओं, हिंदी की लड़ाई को सारी भारतीय भाषाओं की लड़ाई बनाया ताकि सारे भारत का समर्थन मिले। तो सारे दलों का मुझे समर्थन मिला। संविधान में संशोधन हुआ, मुझे वापस लिया गया। मेरी सारी छात्रवृत्ति 1.5-2 साल की मुझे वापस की गई। हजारों रुपए बड़ी दिलचस्प बात रही होगी। आप विद्यार्थी थे, आपके नाम पर हंगामा हो रहा है। वे जिन लोगों के नाम हमने नाम ही सुने या जिनके नाम सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
राम मनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी, मधु लिमय, प्रोफेसर कृपलानी। सिद्धेश्वर प्रसाद, भागवत शाह आजाद, ये लोग आपको फोन करते थे, आपसे बातचीत करते थे, निश्चित ही अच्छी बात रही। आगे जाकर जब आपने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया, और आज भी कई लोगों को पता नहीं, जिन दिनों आप विद्यार्थी रहे होंगे तब तो हवाई जहाज में या 5 स्टार होटल में कोई हिंदी में बात ही नहीं करता था, न वहाँ पे अनाउंसमेंट हिंदी में किए जाते थे, हिंदी एक तरह से दरिद्र भाषा मानी जाती थी। तो आज हिंदी को जो सम्मान, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अंग्रेजी हटाओ आंदोलन क्यों चलाया फिर? अंग्रेजी हटाओ आंदोलन मैंने नहीं चलाया। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की शुरुआत जी अगर पूछें तो महर्षि दयानंद से हुई, जिन्होंने अपने सारे ग्रंथ हिंदी में लिखे, सारे व्याख्यान हिंदी में दिए। वो गुजराती थे। उसके बाद महात्मा महर्षि गांधी दयानंद गुजराती थे। उन्होंने सारे ग्रंथ अपने आर्य भाषा बोलते थे, हिंदी, जी। संस्कृत या हिंदी में लिखे। उसके बाद दूसरे बड़े भारतीय भाषाओं के समर्थक महात्मा गांधी थे। वो भी गुजराती थे। हिंदी में खूब लिखा उन्होंने, अंग्रेजी में भी खूब लिखा। आप गुजराती कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। जी इंदौर के लोग मराठी और गुजराती तो सहज ही समझते हैं। जी। हमारे यहाँ शिक्षा संस्थाओं में सारे गुजराती अध्यापक हैं, गुजराती कॉलेज है, जी। ऐसी मराठी असर है हम लोगों पर। तो इन दोनों भाषाओं को समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती। आवश्यकता पड़ने पर बोल भी लेते हैं। जी इसी तरह से पंजाबी और उर्दू हम आसानी से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। और फारसी, रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, कठिन भाषा है फारसी को लोग सबसे कठिन मानते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये कहावत हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। क्योंकि मैं अफगानिस्तान पे अनुसंधान कर रहा था, जी। तो बिना फारसी पढ़े अफगान दस्तावेजों को कैसे पढ़ता। और क्योंकि अफगान विदेश नीति का रूस और अमेरिका से क्या संबंध रहा, ये पढ़ रहा था। तो रूसी भाषा के अखबारों को पढ़ने के लिए प्रावदा, इज़वेस्तिया और वहाँ के दूसरे ग्रंथ, मुझे रूसी भाषा सीखना पड़ी। अंग्रेजी यहाँ सीखते ही थे, वहाँ जाके और उसको तीव्र किया मैंने। तो अमेरिका जब पढ़ने गया मैं, तो वहाँ मैं अंग्रेजी भाषा के जरिए सारा काम करता था। आप छात्र आंदोलनों से कैसे जुड़े? छात्र आंदोलनों से तो बहुत ही दिलचस्प कहानी आपने प्रश्न पूछा। यहाँ जब 1959 में मेरी उम्र 14 साल थी, मैट्रिक मैंने पास किया, क्रिश्चियन कॉलेज का मैं विद्यार्थी बना। तो उन दिनों हायर सेकेंडरी भी कॉलेज में चलती थी। तो मैं हायर सेकेंडरी का विद्यार्थी था। बीए से पहले एक कक्षा पढ़ना पड़ती है। तो उस समय एक ईश्वर कलवानी नाम का नौजवान था, मुझसे वो बड़े थे, अगली कक्षा में होंगे। उनको किसी प्रोफेसर ने चांटा मारा और बहुत अपमानित किया। तो उसका कई लड़कों ने विरोध किया। वो सब मेरे पास आए, तो मैंने भी उसका विरोध किया। वो विरोध इतना बढ़ा कि मैं अनशन पे बैठ गया। मेरे साथ जवाहरलाल राठौर भी, उस समय पत्रकार भी थे, पढ़ते भी थे और मुझसे काफ़ी वरिष्ठ थे, वो भी बैठे थे। वो आंदोलन इतना तेज़ हुआ कि सारे इंदौर के स्कूल कॉलेज बंद हो गए। ये 1959 की बात है। उसका परिणाम ये हुआ कि सारे मध्य प्रदेश में मेरा नाम प्रसिद्ध हो गया। तब मेरी उम्र 14.5-15 साल की थी। उसके बाद लगभग हर साल या तो क्रिश्चियन कॉलेज में या होलकर कॉलेज में किसी न किसी मुद्दे पर कोई न कोई आंदोलन छिड़ जाता था। तो सारे लोग मेरे पास आते थे कि आप चलाइए। तो लगभग सारे आंदोलनों का संयोजक मैं रहा 1965 तक। कई बार मुझे जेल हुई, कई बार मैंने अनशन किए, कई बार हमारे साथी पकड़े गए। मेरे साथ कई लोग जो बाद में यहाँ मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, वो सब मेरे साथी रहे। उनके आंदोलन का नेता मैं हुआ करता था, संयोजक में होता था। इमरजेंसी के दौर में जब न्यूज एजेंसी बनी भाषा, पीटीआई, उस दौर में आपने भाषा में क्या परिवर्तन किए और भाषा ने कैसे नई भाषा, नया तरीका इजाद किया? कई शब्द नए दिए भाषा एजेंसी ने, बदलाव काफी आए पत्रकारिता में। तो कैसे शुरुआत हुई? भाषा की शुरुआत आपातकाल के दौरान नहीं हुई। आपातकाल के दौरान एक समाचार नाम की संस्था बनी थी। उस समय मुझसे काफ़ी परामर्श किया गया था और मैं आपातकाल में उस समाचार के निर्माण के विरुद्ध था। तब मैं हिंदुस्तान समाचार के निदेशक मंडल का सदस्य था। जो समाचार एजेंसी जो एकमात्र मैं ऐसा सदस्य था जिसने समाचार में हिंदुस्तान समाचार के विलय का विरोध किया था। मुझे उसकी अध्यक्षा श्रीमती सरोजनी महिषी ने और एक सज्जन जिनका नाम भूल गया, केरल के थे, जिनको श्रीमती इंदिरा गांधी ने नियुक्त किया था विलय के लिए, उन्होंने मुझे धमकाया भी कि आप क्या कर रहे हैं, ये इमरजेंसी, आप विरोध कर रहे हैं। मैं अकेला था विरोध करने वाला। मैंने कहा मैं किसी से डरता नहीं हूँ। कोई प्रधानमंत्री, कोई
अध्यक्ष वध्यक्ष ये मुझे नहीं डरा सकते। जो सत्य है वो मैं कहूँगा। मैं अकेला विरोध में डटा रहा। खैर वो मर्जर हो गया। उसके बाद जब पीटीआई ने हिंदी की न्यूज़ एजेंसी शुरू करने का संकल्प किया तो ये मालूम पड़ा खोज करके कि कोई संपादक होने को तैयार नहीं है उसका। उन्होंने किसी को योग्य संपादक नहीं माना। कब की बात होगी? ये बात है 1986 की। तब और कई संपादकों का एक समूह बना जिसने संपादकीय खोज की कोशिश की, वो विफल रहे। तब श्री पीएन हाक्सर ने, परमेश्वर नारायण जी हाक्सर, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के मुख्य सचिव थे और जो मैं समझता हूँ कि भारत के वास्तविक प्रधानमंत्री थे, उनके दिमाग से भारत में 15-16 साल शासन चला। इंदिरा गांधी के मार्गदर्शक और सलाहकार थे। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर से निवेदन किया कि वैदिक जी आप आइए, आप हिंदी के इतने बड़े पक्षधर हैं, आपने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हिंदी के लिए, आप क्यों नहीं इसके संपादक बनते हैं? तो मैंने कहा अगर मुझे पीटीआई बुलाएगी सम्मानपूर्वक तो मैं नवभारत टाइम्स के संपादकीय छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तब तक नवभारत टाइम्स के संपादक के तौर पर मेरा नाम जाने लगा था। राजेंद्र माथुर उसके संपादक थे, मैं संपादक विचार था और कोई एक सज्जन संपादक समाचार थे। मैंने नवभारत टाइम्स से इस्तीफा दिया, पीटीआई भाषा में सम्मिलित हुआ, उसका प्रथम संस्थापक संपादक में था। और उसके बाद हमने इतना काम किया है, उसमें मैंने काम किया है, मतलब मेरे साथियों ने काम किया है, श्रेय मुझे मिला है। मेरा तो थोड़ा मार्गदर्शन और सहायता उनको रहती थी। एक अद्भुत समाचार समिति की स्थापना हुई। क्या खूबियाँ थी भाषा की? उसकी कई खूबियाँ थी। सबसे पहले तो हमने समाचार देने की शैली बदली। मैंने ये कठोर नियम बना दिया कि कोई भी टेक, पृष्ठ को टेक बोलते हैं, उसमें कोई भी टेक न्यूज़ एजेंसी का 120 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कोई भी पैराग्राफ 3 या 4 पंक्तियों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कोई भी वाक्य 10 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगर 5-6 शब्दों का हो तो सर्वश्रेष्ठ है। और कोई भी शब्द 5 अक्षरों से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये नियम इतना कठोरता से मैंने लागू किया कि रोज़ सैकड़ों टेक्स्ट का मैं अध्ययन करता था और रोज़ सुबह 3-4 घंटे बैठकर दफ्तर में उन पर निशान लगाता था। ये काम मैंने किया और उसके कारण सारे देश के हिंदी अखबारों की खबर लिखने की शैली बदल गई। पहले अनुवाद आधारित होती थी खबर। अनुवाद आधारित होती थी, बड़ी यांत्रिक होती थी और लंबे लंबे अंग्रेजी के वाक्य, बाण भट्ट की कादम्बरी के तरह लंबे लंबे वाक्य चलते थे। पाठकों को मज़ा ही नहीं आता था। पाठक वाक्य पढ़ते पढ़ते खो जाते थे। उसने एक नई शैली हिंदी पत्रकारिता में, सारे अखबारों की शैली बदल गई। इसके अलावा मैंने ये भी किया कि सबको बोला ना मूलम लिखते किंचित, कोई भी खबर, कोई भी बात बिना प्रमाण के न लिखें। ये समाचार समिति की पत्रकारिता का मूल लक्ष्य है कि आप कभी कोई खबर जो अप्रामाणिक हो, संदिग्ध हो, न दें। हमेशा प्रामाणिक खबरें दें। दूसरा ये काम मैंने किया। शब्द भी तो नए नए दिए और नए शब्द जैसे सार्क। हाँ। सार्क उन्हीं दिनों चला था तो लोगों का सार्क के लिए क्या शब्द। हाँ। सार्क सुनने में इतना विचित्र लगता है, शार्क मछली की तरह लगता है। हाँ, तो मैंने कहा सार्क को कहो दक्षेश, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ऐसे मैंने नाम सुधारे। जैसे लाल डेंगा। लाल डेंगा कोई मतलब ही नहीं होता मिजो भाषा में। लाल डेंगा जी मेरे दफ्तर आते थे, मेरे मित्र थे। मैंने उनसे पूछा कि लाल डेंगा जी मिजोरम के जो मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे पूछा आपके नाम का सही उच्चारण क्या है? बोले उसका उच्चारण लल देंगा। मैंने कहा लल देंगा का क्या मतलब होता है? बोलता है वो पर्वतीय आदमी जो राजा और जनता के बीच माध्यम बनता है। तो हमने चलाया लल देंगा। ऐसे कई विदेशी प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, राजधानियों, देशों के नामों में हमने सुधार किया। जैसे लोग बोलते थे बीजिंग, बीजिंग नाम का कोई शहर ही नहीं है दुनिया में, वो है पेइचिंग। अंग्रेजी में BEIZING लिखा जाता है। तो अंग्रेजी की गुलामी हमारे दिमाग में ऐसी है कि हम सब शब्दों को उसी तरह से लिखते हैं। अब जैसे कोसिगिन रूसी भाषा में जानता हूँ, रूसी भाषा में 2 वॉवेल एक साथ नहीं बोले जाते हैं, तो वो है कसीगिन। ऐसे बहुत सारे शब्द विदेशी भाषाओं के, विदेशी नामों के मैंने सुधार किए, सैकड़ों शब्द, वो सब चल पड़े। अभी क्या लगता है आपको, हिंदी की पत्रकारिता ठीक चल रही है? मैं प्रिंट की बात कर रहा हूँ। और टीवी में जो दिखाया जाता है न्यूज़ के नाम पर, क्या वो न्यूज़ होती है? कई बार तो आप भी टीवी चैनलों में विशेषज्ञ बनकर बैठे रहते हैं और कई बार तो ऐसे विषयों पर बात होती है जिसका कोई तुक ही नहीं निकलता। नहीं, टीवी चैनल्स का जहाँ तक सवाल है,
वो देखिए एक प्रकार का त्वरित कार्य संपन्न करने का है। तो उसमें प्रत्युत्पन्न मतित्व, तुरंत बुद्धि किसकी कितनी काम करती है, हाँ। इस पर निर्भर होता है। कोई आवश्यक नहीं है कि जितने लोग हों वो महान प्रतिभा के धनी हों। कई बार साधारण बुद्धि के लोग, साधारण प्रतिभा के लोग टीवी पर आ जाते हैं और वो एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं। एक ही तरह का सवाल वो रोज रोज पूछते रहते हैं। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी प्रकरण हो, एक सवाल का बना बनाया ढांचा उसको थोप देते हैं। तो टीवी चैनल्स मेरे अपने तय में कहता हूँ, मुझे इतना विचित्र लगते हैं कि मैं तो बहुत ही यदा कदा टीवी देखता हूँ। उसका एक कारण यह भी है कि जब मैं अमेरिका में पढ़ता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उन दिनों पहली बार टीवी मैंने देखा, ये 1969 की बात है। तो टीवी के खिलाफ उस ज़माने में इतना आंदोलन चला हुआ था अमेरिका में। जो वामपंथी बुद्धिजीवी थे, सी राइट मिल्स और भी कई लोग जिनसे मेरा सीधा संबंध था, वो लोग टीवी की बड़ी निंदा करते थे और टीवी को कहते थे इडियट बॉक्स। ये शब्द बहुत बरसों चला है, इडियट बॉक्स, ये मूर्खों का बक्सा है। तो मेरा वहीं से टीवी के प्रति विकर्षण उत्पन्न हुआ। तो अभी भी मैं बहुत कम अवसरों पर टीवी देखता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि टीवी बहुत उपयोगी काम भी कर रहा है। कई बार टीवी चैनल्स में इतने बुद्धिमान एंकर होते हैं, ऐसे बढ़िया सवाल पूछते हैं कि सूक्ष्माति सूक्ष्म बात जो आप लिखने में सामने नहीं ला सकते हैं, वो बोलने में सामने आ जाती है। तो उनके उस योगदान को मैं भुला नहीं सकता हूँ। और टीवी की निंदा करके मैं समझता हूँ कि हम टीवी का हित नहीं कर रहे हैं। टीवी की आलोचना हमको करनी चाहिए कि वो ज़रा और बेहतर बन सके। मैं आलोचना करता हूँ उसकी। और अखबारों का क्या रुख है? अखबारों की क्वालिटी से, उनकी स्तर से, उनकी प्रतिबद्धता से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अखबार काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और हिंदी के अखबारों में मैं नाम लूँ तो, जिनका नाम लूँगा वो तो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन कई जो प्रसन्न होने लायक हैं उनके नाम छूट गए तो बड़ा अन्याय हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेता हूं। क्वालिटी, एक दौर था जब टॉप 10 न्यूज़पेपर में अंग्रेजी का एक भी अखबार नहीं होता था। आज 10 बड़े अखबारों में अंग्रेजी का एक आध अखबार होता है जी। तो ये जो बदलाव आया, हिंदी का साम्राज्य कहना चाहिए, साम्राज्य इतना बढ़ पाया है, हालांकि देर से बढ़ा है, क्या कहेंगे? हिंदी का प्रसार अद्भुत हो गया है। और मेरा यह मानना है कि भारत में जितनी साक्षरता बढ़ेगी, जितनी शिक्षा बढ़ेगी, हिंदी के अखबार उतने ही ताकतवर होते जाएंगे, जैसे कि हिंदी के चैनल हो रहे हैं जी। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदी अखबारों का स्तर पहले के मुकाबले कुछ अखबारों का काफ़ी अच्छा हुआ है। दुनिया के मंच पे हिंदी का क्या हाल है? दुनिया के मंच पर तो हिंदी का दोनों पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि दुनिया के 100-125 विश्वविद्यालयों में आज हिंदी पढ़ाई जा रही है। जॉर्ज बुश जैसे अधपढ़ नेता ने हिंदी के लिए $200 मिलियन, $20 करोड़ खर्च करने की बात कही थी। हालांकि इसमें उनका स्वार्थ है, उससे गोपनीय खबरें ले आने के लिए, गुप्तचरी कराने के लिए, दूसरे देशों की विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए, जो हिंदी भाषी हैं कई देश हैं, तो उन सब के लिए। लेकिन वो खर्चा किया उन्होंने, $20 मिलियन उन्होंने दिए हैं। $200 मिलियन, 200 मिलियन, $20 करोड़ खर्च करने की बात कही है। दुनिया के बहुत सारे देशों में अब हिंदी की किताबें छपने लगी हैं और हिंदी कई देशों की भाषा है। सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, कई देशों में अब हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदी का एक अच्छा पक्ष है, सुनहरा पक्ष है। हिंदी के पाठशालाएँ, हिंदी के पाठ्यक्रम अब अमेरिका जैसे देशों में भी, जो पूर्णतः अंग्रेजी भाषी देश है, उनमें भी अब काफ़ी चालू हो गए हैं। हिंदी संस्थाएं, हिंदी पत्रिकाएं, हिंदी अखबार कई देशों से निकल रहे हैं, उनको लोग पढ़ते हैं, उनकी संख्या भी अब बड़ी है। हिंदी चैनल्स कई देशों में चल रहे हैं, उनको आवश्यक समझा जा रहा है। इस मायने में हिंदी की प्रगति बहुत संतोषजनक है, आनंददायक है। लेकिन जब हिंदी अपने ही देश में प्रताड़ित होती हो, अपने ही देश में उपेक्षित रहती हो, अपने ही देश में 2 दर्जे पर हो, तो उसका विश्व स्थान क्या होगा? उसको अगर हम विश्व भाषा बनाना चाहते हैं, जिसकी कि उसमें पूरी क्षमता है, हिंदी में कोई विषय दुनिया का हो, उसको आप बहुत अच्छी तरह से, योग्यतापूर्वक, सक्षमतापूर्वक अच्छी तरह से वर्णित कर सकते हैं। 2 बातें पूछती, लोग कहते हैं आपने अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाया, एक। दूसरी बात है कि आप इतनी भाषाएं जानते हैं, आप अंग्रेजी में लिखते हो, ज़्यादा ग्राह्य होता है, क्या कहें? जी,
जहाँ तक मेरे बच्चों का प्रश्न है, हाँ। मैंने उन्हें हिंदी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाया। सरदार पटेल स्कूल में पढ़े हैं जिसका माध्यम हिंदी था, और मेरी बेटी जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय के पिछले 150 साल के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, वो हिंदी माध्यम से ही बचपन में पढ़ी है। वो भी दुनिया की कई भाषाएं जानती है, और इस समय अमेरिका के जो 10-5 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं उनमें से एक है वाशिंगटन में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी। उसमें वो दक्षिण एशिया विभाग की साउथ एशिया डिवीज़न की चीफ है, प्रोफेसर है वो। मेरा लड़का भी हिंदी माध्यम से पढ़ा है, वो दुनिया के कई देशों में रहा है, वो पुस्तक व्यवसाय में है। ब्रिटेन ने उसको बुला के वहाँ सम्मानित किया है। वो सब हिंदी के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं। अभी भी अपने सब दस्तावेज़ों पर मेरे बच्चे, दोनों बच्चे हिंदी में दस्तखत करते हैं। घर में हम लोग अंग्रेजी में कभी बात नहीं करते। आपने अंग्रेजी में लिखना नहीं चाहा कभी? जी, आपने ठीक कहा। अंग्रेजी में मेरी कुछ किताबें हैं, मेरे कई रिसर्च पेपर हैं, कई मेरे भाषण हैं जो मैं विदेशी विश्वविद्यालयों में जहाँ अंग्रेजी चलती है वहाँ अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ। उनकी काफ़ी मान्यता है, लेकिन मैं हिंदी में लिखता हूँ। ये इसकी कीमत चुकाता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं आज देश की एक दलित भाषा में लिखता हूँ, एक गुलाम भाषा में लिखता हूँ, गुलाम लोगों की भाषा में लिखता हूँ, गरीब लोगों की भाषा में लिखता हूँ। कभी मेरा दिन भी आएगा, लोग जानेंगे 100 साल बाद, 200 साल बाद कि एक ऐसा आदमी हिंदुस्तान में हुआ था कि जो अंग्रेजी में लिखता तो उसे अंग्रेजी विश्व में बड़े से बड़ा सम्मान मिल सकता था, बड़े से बड़ा पुरस्कार मिल सकता था, लेकिन जिसने अपनी भाषा को ही अपनी मूल अभिव्यक्ति के लिए चुना है। आज नहीं, 100 साल बाद, 200 साल बाद मेरे लिखे की मान्यता होगी। मैं जानता हूँ कि मैं अंग्रेजी में लिखता तो मेरे पास पैसा भी बहुत होता, मेरी प्रतिष्ठा भी काफ़ी हो जाती। लेकिन प्रतिष्ठा तो आपकी अभी भी बहुत है माशाल्लाह। ये बताइए, लोग आपको बाबा रामदेव का प्रमुख, उनका प्रवक्ता जैसा मानते हैं, ऐसा क्यों? उसका कारण है कि बाबा रामदेव के आंदोलन में मैंने कंधे से कंधा मिलाकर उनको सहयोग दिया है। बाबा रामदेव जब नौजवान थे, ब्रह्मचारी थे, लड़के थे, उनको मैं तब से जानता हूँ। ये उन्होंने बताया, मुझे याद नहीं था कि उनके गुरुकुलों में अक्सर मैं व्याख्यान के लिए जाया करता था। उन्होंने मेरे लेख और मेरी छोटी छोटी पुस्तकें जो लाखों की संख्या में बिकी हैं वो पढ़ी हैं, उनका प्रचार किया है, उनको बेचते रहे। जब वो सन्यासी बने उसके कुछ वर्ष बाद, कोई 12 साल पहले, अचानक मुझे इंदौर में मिल गए। यहाँ कुंभ का मेला था, मेरा व्याख्यान था। अचानक वो आए और मुझसे कहने लगे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि महाराज आप कौन है? स्वामी जी आप कौन है? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। अब वो विस्तृत कथा है, परिचय हुआ, मुझे बहुत अच्छे लगे। वो और सन्यासियों की तरह मुझे नहीं लगे, उनसे अलग लगे वो। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तो आप ही का हूँ, और मेरा उनका संबंध, वो सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ हूँ, इसलिए वो मेरे पूज्य हैं, लेकिन वो मेरे पुत्र से भी अधिक है मेरे लिए। मैं उनको बहुत मानता हूँ, और वो बड़े सदाचारी हैं, उनका आचरण शुद्ध है जितना मैं जानता हूँ। बड़े संकल्प के धनी हैं, बड़े साहसी हैं, और इच्छा शक्ति उनकी बड़ी प्रबल है। इसलिए मैंने उनको पूरा साथ दिया है, कोई कोताही किसी तरह की नहीं की। और उनके कारण मेरे बहुत लोग शत्रु तो नहीं बने हैं। जो लोग मेरा विरोध भी करते हैं, मैं जानता हूँ कि उनके दिल में मेरे प्रति बहुत प्रेम है, और मुझे भी, जिनका मैं विरोध करता हूँ, उन लोगों के लिए व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रेम है मुझे। अगर रामदेव जी मेरे बेटे की तरह हैं, तो वो लोग जो रामदेव जी पे प्रहार कर रहे हैं वो मेरे भाई की तरह हैं। कई बार बड़ा कशमकश का रिश्ता हो जाता है। जब दोनों के बीच कटुता बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा कष्ट मुझे होता है। मैं तो चाहता हूँ कि रामदेव जी की जो एक अप्रतिम शक्ति है और जो अपूर्व रूप प्रकट हुआ है, एक अवतारी पुरुष की तरह, कि करोड़ों लोगों को उन्होंने योग और प्राणायाम में प्रवृत्त कर दिया। पूरे भारत में नहीं, सारे संसार में लोगों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए इतना बड़ा अभियान इनके पहले किसी ने नहीं चलाया। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी शक्ति का सदुपयोग देश के हित के लिए होना चाहिए। क्या सरकार उनको निशाना बना रही है? सरकार तो क्या करें, हमको तो बड़ा कई बार घोर आश्चर्य होता है कि सरकार इतना अविवेक से कैसे काम लेती है। रामलीला मैदान में 4 जून की रात को मैंने स्वयं प्रधानमंत्री को फ़ोन किया। मनमोहन सिंह जी मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं,
उनसे हफ्ते में 2-3 बार मेरी बात जरूर हुआ करती थी। उस दिन भी मैंने उनको फ़ोन किया कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सुबह कल यहाँ आ जाइए, अनशन तोड़ा दीजिए। रामदेव जी कोई आपके विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध नहीं है, वो तो ब्लैक मनी के विरुद्ध है, कालेधन के विरुद्ध है। तो उन्होंने मुझे संदेश भी पहुंचाया, प्रधानमंत्री ने, उनके सचिव ने मुझे फ़ोन किया कि घंटे भर बाद वो आपको फ़ोन करेंगे। उनका फ़ोन आया नहीं। मैं सभा स्थल से उठ के घर आया और वो मार धाड़ की खबरें आने लगीं। टीवी खोला तो मैंने देखा कि मार धाड़, गैस छोड़ दी, मंच पे आग लग रही है। तो मैंने इन लोगों से कहा कि मंच आप लोग एकदम खाली करो, वहाँ से निकलो। पूरी रात में बैठा रहा, सारे टीवी चैनल्स मुझे इंटरव्यू करते रहे और इतना मेरे मन में दुख था, सरकार के विवेक पे इतना मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक अहिंसक सत्याग्रहियों पर विश्व का पहला इतना बड़ा सत्याग्रह जो गांधी जी के ज़माने में भी नहीं हुआ कि 1 लाख आदमी एक जगह बैठकर अनशन करें और अहिंसक अनशन करें, जिसमें स्त्रियां, वृद्ध स्त्रियां, सन्यासी लोग, बच्चे, जवान, सब तरह के लोग, पूरे देश के लोग आए हो, उन पर आप लाठी प्रहार कर रहे हैं। बहुत मुझे आश्चर्य हुआ। और यही काम अभी किया। उस लड़की ने जब संघर्ष किया बलात्कारियों के विरुद्ध और वो अपने स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रही थी, तो सेनापति वीके सिंह, बाबा रामदेव और हम गए वहाँ पर। आपका नाम भी FIR में दर्ज? हाँ, हम पे लाठी चार्ज कर दिया। तो मैंने पुलिस वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा भाई ये क्या करते हो, अहिंसक लोग हैं, शांत सत्याग्रह कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हो। तब मैंने रामदेव जी और वीके सिंह को कहा कि आप लोग बैठ जाओ यहाँ, मैं पुलिस से बात करता हूँ। तो पुलिस वाला मुझसे कहने लगा आपका नाम क्या है। मैंने जब नाम बताया तो बोलता है सर मैं तो आपको बहुत जानता हूँ, आपके लेख पढ़ता हूँ, आप यहाँ क्यों आ गए। अरे मैंने कहा हम क्यों आ गए, हम नागरिक हैं भारत के, एक हमारी बच्ची पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, हम प्रदर्शन भी नहीं करेंगे क्या। और मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे नौकर हैं। तो बोले हम आपके नौकर नहीं हैं, हम सरकार के नौकर हैं। उनका सरकार हमारी नौकर है, हम जनता के लोग हैं, हम साधारण लोग हैं, आप क्यों मारपीट कर रहे हो। हम आपके पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे, उससे हमारी बात कराइए। उसने पुलिस अधीक्षक को फ़ोन किया होगा, पुलिस अधीक्षक ने गृह मंत्री को फ़ोन किया। सुशील शिंदे जी गृह मंत्री लुधियाना जा रहे थे, हवाई अड्डे से उन्होंने मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया, बोले भाई साहब आप वहाँ क्यों हैं, मैं अभी आता हूँ मेरी यात्रा स्थगित करके, आप गृह मंत्रालय पहुँचिए। मैं इतवार का दिन था, उन्होंने गृह मंत्रालय खुलवाया, सारे अफसर वहाँ पहुँचे और सुशील शिंदे जी वहाँ आए। घंटे भर उनकी हमारी बात हुई। बहुत ही उन्होंने दुख व्यक्त किया, बहुत ही क्षमा याचना की, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आपका भाई हूँ, मैं कैसे आप पे लाठीचार्ज करवा सकता हूँ। लेकिन सरकार का ढांचा ऐसा बन गया है कि पहले वो बल प्रयोग करते हैं। आखिर ये बलात्कारी हम किसको कहते हैं, बल प्रयोग करने वाले को बलात्कारी कहते हैं। बल से काम कराता है। ये सरकार भी बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी और बलात्कारी है। हमें तो दुख होता है सरकार के लिए इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हुए। कोई तो इनको बुद्धि प्रदान करे। आपकी राय में मनमोहन सिंह जी ठीक कार्य कर रहे हैं? मनमोहन सिंह जी के हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं। वो सज्जन आदमी हैं, एक कुर्सी पे बैठे हैं, जब तक बैठे हैं, जब छूट जाएगी क्या करे उनका। वैदिक जी अब हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, अपने ख्यालात हमसे शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बातचीत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL आप इस स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं।